ओके, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। कह रहा फ्लूइड। फ्लूइड ऑल लिक्विड ऑल गैसेस, मतलब दुनिया में जितनी भी लिक्विड हैं, जितनी भी गैसेस हैं, उन सबको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड का डेफिनेशंस क्या हो गया? कोई भी मटेरियल जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? एनी सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। ओके, अब देखो फ्लूइड को हम, जैसे लिक्विड है और एयर है, उसको हम कहाँ रखते हैं? एक कंटेनर में रखते हैं, है ना। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ एक कंटेनर। ओके, और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड मैं फिल कर रहा हूँ। तो समझो, थोड़ी सी इसको लार्ज, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर ये पूरी एक लिक्विड भरी हुई है। ठीक है, तो देखो ये लिक्विड कहाँ कहाँ प्रेशर लगाती है, यानी नीचे में पहले लगाएगी, है ना। ओके, अगर ऊपर से भी ये बंद है तो ये ऊपर भी लगाएगी, और राइट साइड ऑफ द वॉल भी लगाएगी, और लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल भी लगाएगी। तो फ्लूइड जो है जिस कंटेनर में रहती है, उस कंटेनर के वॉल पे भी प्रेशर लगाती है, और नीचे भी प्रेशर लगाती है, बेस में भी और टॉप में भी। क्लियर? अगर कोई बॉक्स इस फ्लूइड के अंदर डाल दो, इस लिक्विड के अंदर डाल दो इस तरह से, है ना, तो क्या होगा? इसके नीचे फ्लूइड है, इस बॉक्स के नीचे, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना। और इस सरफेस के ऊपर फ्लूइड है तो नीचे की तरफ फोर्स और प्रेशर लगेगा। यहाँ लेफ्ट साइड है तो राइट साइड की तरफ प्रेशर लगेगी, और यहाँ राइट साइड है तो लेफ्ट साइड की तरफ प्रेशर लगेगी। ओके, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक इस फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड है, उसके चारों तरफ फ्लूइड है, और वो फ्लूइड उसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। अब इसकी जो लेफ्ट से प्रेशर लग रही है और राइट से प्रेशर लग रही है, वो क्या है? इक्वल है, और एक दूसरे को निगेट कर देगी, एक दूसरे को निगेट कर देगी, यानी कैंसल आउट कर देगी। ठीक है, बट जो नीचे प्रेशर लग रही है वो ज़्यादा होता है ऊपर की तुलना में। तो रिजल्टेंट प्रेशर किस डायरेक्शन में हो गई इस ब्लॉक के ऊपर? नीचे से ऊपर। मैं फिर से बाहर बना के दिखा दूँ। नीचे वाली जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ऊपर वाली कम है, तो रिजल्टेंट प्रेशर यानी ऊपर की तरफ हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब सेकेंड पॉइंट को हम समझते हैं कि समझो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरी हुई है, और ये जो फ्लूइड है इस बेस के ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर, है ना। किसकी वजह से? अपनी वेट की वजह से, है ना। अपनी वेट की वजह से नीचे प्रेशर लगाएगी इस बेस पे। वही बात यहाँ लिखी हुई है, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू वेट। ठीक है, और मैंने पहले ही सिखा दिया है, वॉल पे भी क्या करती है? फ्लूइड प्रेशर लगाती है। ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर फ्लूइड की जगह कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता तो वो क्या होता? सिर्फ प्रेशर डाउनवर्ड लगाता, है ना, इधर नहीं लगाता, लेफ्ट एंड राइट साइड। क्लियर हो गई? फ्लूइड में ही एक क्वालिटी है जो जिस कंटेनर में रहती है उस कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर लगाती है। तो ये तीनों क्लियर हो गए। अब आते हैं हम इसके ऊपर। अब थ्रस्ट क्या है उस चीज़ को समझेंगे। देखो यहाँ इस फिगर में जो दिखाया गया उसी को मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरी हुई है। ओके, लिक्विड भरी हुई है। इसमें दो ब्लॉक हम रख रहे हैं, एक पार्शियली डिप्ड है यानी इमर्ज्ड है, दूसरा
फुल्ली डिप्ड है। ओके, दोनों ब्लॉक के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट या बायंट फोर्स। क्लियर? तो जब भी कोई ब्लॉक या बॉडी कंप्लीटली, होली या पार्शियली डिप्ड होगी, इमर्ज्ड होगी किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड में, तो लिक्विड उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। ओके, तो यहाँ देखो ये क्या दिखा रहा, फोर्स की डायरेक्शंस। क्लियर? और यहाँ ये कंप्लीटली डिप्ड है, मतलब समझो दोनों बॉडी सेम है, ये कंप्लीटली डिप्ड है इसलिए यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ये कम डिप्ड है इसलिए इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, अगर एक बॉडी की जितनी ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगी उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। तो देखो हमने क्या सीखा, यहाँ वॉल्यूम इमर्ज्ड अगर ज़्यादा होगा तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, है ना। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगी उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगी, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। दूसरा, अगर समझो लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दे, यानी लिक्विड गाढ़ा हो, हम कहते हैं ना समुद्र में तैरना, ओशंस में तैरना आसान होता है रिवर के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जो ओशंस की वाटर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें इम्प्योरिटी होते हैं, सॉल्ट होते हैं, और इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाती है और हमें तैरना आसान हो जाता है। ओके, अगर एक लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट को डालोगे तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगी। ओके, ठीक है। अब अपथ्रस्ट को यहाँ देखते हैं। इट इज़ द weight of the fluid displaced by the immersed part of the body। अब इस अपथ्रस्ट को काउंट कैसे करेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड में कैसे, समझ तो हम लिए हैं। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। देखो, ये एक कंटेनर है और थोड़ा सा यहाँ ये पार्ट पूरा ही रिमूव हो गई, थोड़ी सी रिमूव है, और यहाँ लिक्विड इस डेड एंड तक भरी हुई है। अगर इसमें एक ब्लॉक डालोगे तो कुछ लिक्विड बह के गिरेगी, तो मान लो यहाँ पे एक कंटेनर और है और उसमें ग्रेजुएशन है, मार्किंग है। ओके, तो जैसे ही मैंने ये बॉल डाला है, कितनी बॉल डिप्ट हुई, इतनी, ये पार्ट, इतनी वॉल्यूम क्या हो गई, वाटर के अंदर गई, तो उतनी ही वॉल्यूम वाटर यहाँ से स्पिल होके यहाँ आएगी। क्लियर? तो ये जो वाटर बाहर निकली है वो क्या हो गई, अपने ओरिजिनल पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन उसकी यहाँ थी, यहाँ से डिस्प्लेस होके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो जितनी वाटर डिस्प्लेस हुई है उसकी जो वेट होती है, वजन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर? फिर से मैं बता दूं कि जब एक कंटेनर में लिक्विड है और उस कंटेनर में एक बॉडी को आप डालोगे, तो जितनी पार्ट उस बॉडी की वाटर के अंदर इमर्ज होगी उतनी ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस होगी, और जो वाटर डिस्प्लेस हुई है उसका वेट ही क्या है, अपथ्रस्ट है मैग्नीट्यूड में। ओके, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अब हम समझेंगे पास्कल्स लॉ। इसको समझने के लिए हम एक और दूध की जो थैली होती है, अमूल दूध की या कोई भी, वो क्या होती है, उसके अंदर दूध पड़ी हुई रहती है, ऑब्वियस सी बात है, और दूध क्या है, लिक्विड है ना। तो वो कैसा लिक्विड है, इनक्लोज्ड लिक्विड है, यानी कन्फाइंड लिक्विड है, बंद है चारों तरफ से। ओके,
तो चारों तरफ से जब कन्फाइंड लिक्विड होगी और उसके किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर डालोगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर डालो तो आप सारे पॉइंट पे सेम प्रेशर फील करोगे। ओके, ऐसा इसलिए होता है कि पास्कल्स ने बताया था कि बंद लिक्विड में, कन्फाइंड लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर डालेंगे तो वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उस लिक्विड के सारे पॉइंट पे इक्वली, ठीक है, कहीं भी डिमिनिश नहीं होगा। इस कॉर्नर में भी उतना ही प्रेशर होगा जितना जहां आप डाले हो उसके बाजू में होगा। क्लियर? तो हर एक पॉइंट में सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी को कहते हैं पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो क्या कह रहा देखो, प्रेशर exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all directions। ओके, आगे चलते हैं। पास्कल्स लॉ भी हो गए। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली हमने कर ही लिया है, बस सिर्फ स्टेटमेंट रीड करनी है। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन अ बॉडी इज partially or wholly immersed in a fluid, it experiences an upward thrust which is equal to the weight of the displaced fluid। तो कह रहा है जब एक बॉडी, ये बॉडी है, इसको पार्शियली यानी आधा डुबाओ या पूरा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, है ना, और ये जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा वो बराबर होगी जितनी अमाउंट में ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसकी वेट के, यानी लिक्विड के, वाटर नहीं या लिक्विड। फिर से बोल देता हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं। देखो, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी एक बॉडी की मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी उस बॉडी की मास से उस बॉडी की वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा डेंसिटी। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, अगर एक बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा हो फ्लूइड की डेंसिटी की, जिस फ्लूइड में वो जा रहा है, जिस लिक्विड में वो जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ये वाली केस है ना। यहाँ देखो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, यहाँ भी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा। लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो बॉडी से तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी, वो सिंक नहीं होगी। ओके, तो यहाँ देखते हैं एक कंटेनर है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लर्न करते हैं, और इसके अंदर समझो लिक्विड भरी हुई है, ओके, फुल्ली। तो अगर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट आया इस तरह से, ठीक है, तो अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट की वेट होती है, रियल वेट। ठीक है, लेकिन वाटर जो है, फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, वो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाएगी, है ना, जिसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स, FB। फोर्स, ओके। तो देखो बायंट फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है, मान लो वेट W है, तो नेट फोर्स क्या लगा? नेट फोर्स लगी W माइनस FB नीचे की तरफ, ओके, नेट फोर्स W माइनस FB नीचे की तरफ, करेक्ट। अगर वेट इक्वल हो जाए बायंट फोर्स के, या वेट कम हो बायंट फोर्स से, तो ये बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी, ओके। अगर वेट इक्वल या कम हो बायंट फोर्स से तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। लेकिन अगर वेट ज़्यादा हो बायंट फोर्स से तो बॉडी क्या करेगी? सिंक कर जाएगी, बॉडी क्या करेगी? डूब जाएगी, ओके।
इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसको भी समझते हैं। देखो रियल वेट क्या है, W, तो W माइनस एफ बी यानी रियल वेट माइनस बायंट फोर्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, अब एपरेंट वेट क्या होती है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो देखो अभी ये बकेट वेल में जा रही है, यानी कि बकेट कहाँ पे है, हवा में है, ठीक है, एयर में है, तो इसकी जो वेट होगी वो रियल वेट होगी। ओके, लेकिन जैसे ही ये बकेट वाटर के अंदर चली जाएगी, मान लो हम इसको और आगे करेंगे, हाँ, तो इसके ऊपर बायंट फोर्स लगाएगी वाटर, है ना, ऊपर की डायरेक्शंस में। पहले क्या थी, रियल वेट W, अब क्या हो गई, एपरेंट वेट F, सॉरी बायंट फोर्स FB जो ऊपर की तरफ लग रही है। तो ये जो बायंट फोर्स है ये ऊपर की डायरेक्शंस में लग रही है, यानी वेट के ऑपोजिट है, तो नेट जो वेट फील होगी हमें वो W माइनस FV होगी। ओके, इसी को बोलते हैं एपरेंट वेट। इसलिए जब हम पानी को कुएं से निकालते हैं, जब तक पानी में बकेट रहती है, वेल के अंदर पानी में बकेट रहती है, हमें खींचना आसान लगता है क्योंकि हम एपरेंट वेट को खींच रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बकेट वाटर से बाहर आती है हमें वो टफ लगना स्टार्ट होता है, भारी लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि तब हम रियल वेट को खींच रहे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जो भी एपरेंट वेट होती है वो रियल वेट से कम होती है। एक कमाल की बात यह है, जो हम रियल वेट एयर में कंसीडर करते हैं ना, एयर भी क्या है, एक फ्लूइड है। वो भी क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शंस में बायंट फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी बायंट फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? हमारे कैलकुलेशन में। ओके, अब हम इसको रिवाइज करेंगे फटाफट। देखो मास के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहली, मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है और किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। मास मेजर होती है इनर्शिया की, यानी जितनी ज़्यादा मास होगी एक बॉडी की उतनी ही ज़्यादा उसकी इनर्शिया होगी। मास एक बॉडी की हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे वो अर्थ में हो, मून में हो, कहीं भी हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। मास की CGS यूनिट ग्राम होती है जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ देखते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, या फिर 1 ग्राम को हम 10⁻³ kg बोल सकते हैं। वेट फोर्स होता है और इसकी SI यूनिट फोर्स की होती है जो कि न्यूटन है। न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है। वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट वेरीज करती है प्लेस टू प्लेस, यानी हर जगह वेट
कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन एक लोकल एरिया में हम वेट को कांस्टेंट मानते हैं। मून में एक ऑब्जेक्ट की वेट कुछ और होगी और अर्थ पे कुछ और होगी, लेकिन अगर एक हम लोकल एरिया मान लें, लेट्स से हम पटना में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो वहाँ पे पूरे पटना और मुंबई में या पूरे इंडिया में एक ऑब्जेक्ट की वेट चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। वेट फोर्स है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी सीजीएस यूनिट डाइन होती है। वेट इंक्रीज करेगा जब मास एक बॉडी की इंक्रीज करेगी। वेट इक्वल टू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर से देखते हैं यहाँ वेट के बारे में। तो वेट की डेफिनेशंस क्या होती है, देखो, अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट कहते हैं। तो क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ ये अर्थ बनी हुई है, ये अर्थ की सेंटर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है एक फोर्स से, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वेट जो है वो डिक्रीज होगी जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, यानी अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते रहोगे तो वेट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होगी। यानी आप धरती पे हो और एयरक्राफ्ट में हो, जब एयरक्राफ्ट में हो और आप फ्लाई कर रहे हो तो आपकी वेट कम होगी कंपेयर टू जब आप अर्थ में हो। डेप्थ, अगर डेप्थ बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, वेव कम होगी। यानी अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो, खोद के आप नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना ही क्या होगा, वेट कम होगा। यानी डेप्थ, गहराई बढ़ेगी तो आपकी वेट कम होगी। और अर्थ के सेंटर पे चले जाओ तो वेट जीरो हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे जीरो होती है। अब वेट जो है वो इक्वेटर पे कम होती है, पोल पे ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या होती है, कम होती है, इसलिए वेट भी इक्वेटर पे कम होगा। तो यहाँ हमने क्या सीखा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले हमें क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट का वेट उसकी मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसके ऊपर लग रहा है, दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर लोकेशंस में, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होती है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी इंडिया में जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। हो सकता पोल पे जाओ, नॉर्दर्न पोल पे जाओ और सदर्न पोल पे जाओ तो जी की वैल्यू वेरी करे। ओके, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, वेरी करती है, लेकिन एवरेज वैल्यू जो हम जी की कंसीडर करते हैं हमारे कैलकुलेशंस वगैरह के लिए वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी पोल के अपेक्षा, पोल से अगर हम कंपेयर करें तो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी अगर डेप्थ बढ़ेगा, इसलिए वेट भी कम हो जाती है ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, इसलिए वेट भी कम हो जाती है डेप्थ बढ़ने के साथ। नोट, एट अ गिवन प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इट्स मास बिकॉज वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एट अ गिवन प्लेस मतलब आप इंडिया की बात करो, इंडिया में क्या होता है, जी हर जगह कांस्टेंट होता है, तो वेट का फॉर्मूला है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गई, मास के, क्योंकि जी तो कांस्टेंट ही है ना। तो वेट और मास जो है एक दूसरे
के टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। इसलिए हम भाजी खरीदने जाते हैं तो वेट बोल देते हैं कि इसका वेट क्या है ना, एक्चुअली में हम मास ले रहे होते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, इट इज द फोर्स विथ विच मून अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो एक ऑब्जेक्ट की वेट मून पे वो फोर्स होगी जिससे मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। मतलब क्या कह रहा है, जो अर्थ पे जो वेट होगी वो ज़्यादा होगी मून के कंपेयर पे, और कितनी ज़्यादा होगी, 6 टाइम्स। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगेगी अर्थ पर, वो 6 टाइम ज़्यादा होगी मून के कंपेयर में, 6 टाइम्स ज़्यादा होगी। और अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, 9.8 एवरेज करते हैं तो मून पे कितनी है, ये 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, इस टॉपिक पे देखते हैं। अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट की वेट क्या होती है, ज़्यादा होती है मून के कंपेयर में। अर्थ की जो मास है वो ज़्यादा है मून के मास से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है अर्थ पे, वो ज़्यादा है वही ऑब्जेक्ट के ऊपर मून पे जो एक्सेलरेशन लगेगी उसके कंपेयर में। मास एक ऑब्जेक्ट की अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर सेम होगी। यहाँ स्मॉल m जो है एक ऑब्जेक्ट की मास है अर्थ के ऊपर, और यहाँ स्मॉल m जो है एक ऑब्जेक्ट की मास है मून के ऊपर। इस फिगर को देखो, यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है, ये मास ऑफ अर्थ है और यहाँ मास ऑफ मून। डेफिनेटली मास ऑफ अर्थ ज़्यादा है किससे, मास ऑफ मून से। ये ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है और यहाँ ये मून के सरफेस है, इन दोनों की मास की वैल्यू सेम है। अब हम रीड करेंगे फ्री फॉल को। फ्री फॉल क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ की तरफ गिरती है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही है, यानी फ्री फॉल में गिर रही है। When an object falls from any height under the influence of gravitational force only, it is known as free fall, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो, fall of an object under gravity only, बस इतना भी काफी है। In free fall, velocity of object changes but direction remains fixed। हाँ देखो, यहाँ अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट ये गिरेगी तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी वेलोसिटी की। तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। वेलोसिटी चेंज होगी मतलब क्या, डायरेक्शन वही रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इन फ्री फॉल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम व्हाइल डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो बॉडी एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन कितनी एक्सपीरियंस करेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। ऑब्जेक्ट चाहे कितनी हैवी हो, एक माउंटेन को ही गिरा दो या एक छोटी सी कंकर को गिराओ, दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वो सेम स्पीड के साथ नीचे आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भारी ऑब्जेक्ट है और कोई लाइट ऑब्जेक्ट है तो दोनों अलग अलग स्पीड के साथ नीचे आएगी। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चला गया और उसने 2 पत्थर उठाए और वहाँ से उसको गिराया, तो उसने देखा कि वो क्या है, साइमल्टेनियसली नीचे फॉल कर रही हैं, चाहे वो पत्थर हैवी हो या लाइट हो। बट अगर एक पत्थर और एक फेदर को गिराए तो फेदर क्या होगी, स्लोली गिरेगी। ऐसा इसलिए फेदर के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, यानी अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा हवा की वजह से, क्योंकि फेदर की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है स्टोन की डेंसिटी के कंपेयर में। अब देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, देखो ये एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन है
द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट भी प्रेशर है। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट को क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्लियर? अब प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा जब थ्रस्ट ज़्यादा होगी। ओके, तो अब कुछ चीज़ें हैं जिसको एक सेकेंड हाँ लर्न करनी पड़ेगी। देखो, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, या प्रेशर, इसको समझते हैं। एक आदमी खड़ा है क्विक सैंड के ऊपर, और यही क्विक सैंड है, और यहाँ एक आदमी लेटा है। ठीक है, दोनों ही आदमी जो वेट लगाएगा, जो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, वो सेम है। मान लो ये F न्यूटन की फोर्स नीचे लगाया, तो ये भी F न्यूटन की फोर्स नीचे लगाया। बट ये आदमी जो फोर्स लगा रहा वो बस इतनी सी एरिया पे लगा रहा, और ये आदमी जो फोर्स लगा रहा वो इतनी बड़ी एरिया पे लगा रहा है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स इस केस में ज़्यादा है क्योंकि एरिया कम है, और यहाँ इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है। यानी इस केस में प्रेशर कम एग्जर्ट हो रही है, और इस केस में प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रही है। इसलिए ये आदमी क्विक सैंड में नीचे चला जाएगा, और ये आराम से सरफेस पे ही रहेगा। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो, जो नेल होती है, कांटी जिसे कील बोलते हैं, उसकी टिप को क्या करते हैं? पॉइंटेड रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एरिया क्या है? कम है। ठीक है, तो जो भी फोर्स आप लगाओगे उसका मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? इफेक्ट मिलेगा। क्लियर? नाइफ में सेम लॉजिक, नाइफ को हम क्या करते हैं? शार्प करके रखते हैं। नीडल को क्या करते हैं? पॉइंटेड रखते हैं। सेम लॉजिक। क्लियर? इन सब में हम क्या करते हैं? एरिया को कम करते हैं, जिससे क्या होता है? थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, यानी प्रेशर ज़्यादा मिलता है। कुछ और एग्जांपल देख लो। स्कूल बैग, अगर ये स्कूल बैग की स्ट्रैप जो होती है वो चौड़ी हम लेते हैं। इसकी वजह ये है कि जो भी वेट है बैग की वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ज़्यादा एरिया में, जिससे हमारे को प्रेशर कम फील होगा, यानी उस वेट का जो इफेक्ट होगा कम फील होगा। अगर हम पतली स्ट्रैप ले लेंगे तो क्या होगा? हमें ज़्यादा चुभेगा, ऐसा लगेगा ज़्यादा ही हम वेट कैरी कर रहे हैं। ओके, जबकि हम वेट सेम कैरी करते हैं, उस वेट का इफेक्ट ज़्यादा मिलता है अगर हम स्ट्रैप पतला लें। यही रीज़न है कि कोई गाड़ी है ना, कोई गाड़ी है, उसकी टायर चौड़ी है, विड्थ ज़्यादा है, और सेम गाड़ी है, सेम वेट है, उसकी विड्थ कम हो। विड्थ चौड़ी है तो क्या होगी? वाइड है तो क्या होगा? प्रेशर जो है ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी फोर्स ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेशर कम हो जाएगी। अगर पतली है तो क्या होगा? फोर्स जो है वो कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगी। यही मेन रीज़न है कि जो ऊंट है, जो कैमल्स हैं, वो आराम से डेजर्ट में चल जाते हैं क्योंकि उनके पैर जो होती है वो काफ़ी वाइड होती है। तो जो भी उनकी वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बड़ी एरिया में, इसलिए प्रेशर जो है कम एग्जर्ट करती है, और इसलिए वो आराम से रन कर जाते हैं। समझ ही गए होंगे। चलो।